जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। इस क्लास में साथियों हम डिस्कस करेंगे जो आपका सीटेट के लिए एसएसटी होता है आपका सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, उसका यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है ये आपका कौन से का ये है आपका 2024 में जो आपका पूछा गया था 2024 दिसंबर में, है ना? जो दिसंबर 2024 में आपका पेपर हुआ था भई, ये वो पेपर आपके सामने है। इस पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद ऑथेंटिक आंसर की के साथ, जो आपकी फाइनल आंसर की सीटेट के द्वारा दी गई थी, उसी आंसर की के साथ हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है भाई, यहाँ देखिए आपकी जो एसएसटी होती है वो 31 नंबर से, 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के होते हैं, तो उसके बाद 31 से चालू होता है। 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था? भाई ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जो कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था? ऑप्शन आपका पहला मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान या चौथा गुजरात। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, क्या भाई? कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य था वो कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है भाई, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 32 नंबर का है। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए कथन क्या है? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बी, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। सी, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। अब देखिए ये 3 कथन है। अब विकल्प क्या है? पहला विकल्प है ए बी सी सभी, दूसरा केवल ए, तीसरा केवल ए तथा बी, चौथा केवल बी तथा सी। अब देखिए यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। तो देखिए भाई जो पहला कथन है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब ग्रह, तो ये बिल्कुल सही बात है। ग्रह क्या होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कथन भी क्या है? वे केवल चट्टान से बने होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर केवल लिखा ना, जहाँ पर भी केवल वर्ड आ जाए आपका नेगेटिव टैग होता है, नेगेटिव वर्ड होते हैं। आपका सीटेट पेडागोजी के लिए हमने जो नेगेटिव और टैग वर्ड्स होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, उस टैग वर्ड्स की एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मात्र 5 से 7 मिनट की है। आप उसको जा करके देख सकते हैं, चैनल पर पढ़िए भाई। तो देखिए ये गलत हो गया। और सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, ये भी गलत है भाई। ऐसा नहीं है कि हर ग्रह का चांद होता है। यहाँ क्या कहा है कि सभी ग्रह भाई सभी ग्रहों के नहीं होते, कुछ कुछ ग्रहों के तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि सभी ग्रहों के होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए, भीड़ वाले ऊंचे भवन, दूसरा आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, तीसरा ऋतुएं या चौथा असफाल्ट से बनी सड़कें। तो देखिए जो पृथ्वी पर जो तापमान को वितरण को प्रभावित करता है वो करता है आपका ऑप्शन नंबर 2, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। भाई सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है, धूप जो होती है, सूर्य से आने वाली विकिरण होती है, और आतपन जो होता है वो क्या करता है? पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए। 34 क्या कह रहा है अभी आपसे? गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। ऑप्शन आपका ए, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। बी, आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। या सी, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। देखिए 3 कथन है, आपको विकल्प दिए हैं भाई। पहला विकल्प है केवल बी वैध है, दूसरा केवल ए और सी वैध है, तीसरा केवल बी और सी वैध है, चौथा केवल सी वैध है। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा विकल्प वैध है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका केवल ए और सी यहाँ पर वैध है, जबकि बी जो है ये आपका अवैध है, यहाँ पर सही नहीं है कथन। तो ए और बी बिल्कुल वैध है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है साथियों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की? भाई ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य भारत में जो चमड़े का काम होता था उनके काम करने वालों के साथ काम किया था और सतनामी आंदोलन शुरुआत की थी? ऑप्शन आपका पहला यूबी फड़के, दूसरा ज्योतिबा राव फूले, तीसरा घासीदास, चौथा हरिदास ठाकुर। तो वो थे आपके गुरु घासीदास। कौन थे भाई? गुरु घासीदास थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 35 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36।
36 क्या है भाई, किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समीर समरय होती हैं, समुद्री समीर होती हैं। भाई किस प्रकार की पवनें जो होती हैं वो स्थल और समुद्री समीर होती हैं। ऑप्शन आपका पहला स्थायी पवनें, दूसरा चक्रवात, तीसरा स्थानीय पवनें, चौथा आपका मौसमी पवनें। तो वो होती हैं आपकी स्थानीय पवनें। जो स्थल और समुद्री समीर होती हैं वो आपकी स्थानीय पवनें होती हैं। तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है भाई, देखिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र से आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। भाई सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं आप, तो कक्षा में आपसे एक टीचर बच्चे ने पूछा कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी जो नापी जाती है उसका मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर इनमें से सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, विषुवत रेखा की दुगनी लंबाई को 90 से विभाजित करना, दूसरा विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, तीसरा विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, या चौथा विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या भाई, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से आप विभाजित कर दीजिए, तो आपकी यहाँ पर आप विषुवत रेखा पर जो देशांतरों के बीच की दूरी होती है उसका मापन कर सकते हैं। तो विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भाई, देखिए निम्न में से सेल चक्र का सही क्रम क्या है। भाई सेल चक्र का इनमें से सही क्रम क्या है, पहला आग्नेय सेल मैग्मा कायांतरित सेल, दूसरा अवसादी सेल कायांतरित सेल मैग्मा, तीसरा आग्नेय सेल कायांतरित सेल अवसादी सेल, चौथा मैग्मा कायांतरित सेल और अवसादी सेल। तो देखिए इनका जो सेल चक्रों का सही क्रम होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या भाई, अवसादी सेल कायांतरित सेल और मैग्मा। क्या आता है, पहले अवसादी सेल फिर कायांतरित सेल और फिर मैग्मा आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भाई क्या है आपका, देखिए 39 आपका विकल्प का मेल कराना है, सुमेल करना है। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए में क्या है, ए में यहाँ पर है आहत के सिक्के, उत्तरी काले चमकीले पात्र, एम्फोरा और एरिटेन वेयर। अब यहाँ पर बी क्या है, मुहर लगे चमकदार बर्तन, लंबा धोरे हत्ते वाला पात्र, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो विकल्प दिए गए हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, कि भाई ए का कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या भाई, ये 39 क्वेश्चन है भाई, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 39 क्वेश्चन था, इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या कि पहले का तो आएगा आपका चौथा, कि आहत सिक्के क्या होते हैं, डाई के प्रयोग से चिन्हों के मोहर लगे हुए। ठीक है, बी का आएगा आपका तीसरा, तो उत्तरी काले चमकीले पात्र, उत्तरी काली चमकीले पात्र क्या होते थे, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन होते थे। और सी का क्या आएगा, एम्फोरा क्या होता है, एम्फोरा होता है लंबा दोहरे हत्तेधार वाला पात्र। तो सी आपका 2 के साथ जाएगा और डी जाएगा बचा क्या एक, तो एरिटेरनवेयर होता है आपका मुहर लगे चमकदार बर्तन। तो इस प्रकार आपको ये सुमेलित करना था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपका कथन कारण का है। ठीक है भाई, पढ़िए। कथनों ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनें। कथन ए क्या है भाई, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कथन आर, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। देखिए आपने दोनों कथन पढ़ लिए, अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प क्या है भाई, आपका पहला ए गलत है किंतु आर सही है, दूसरा दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, तीसरा दोनों कथन ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, चौथा ए सही है किंतु आर गलत है। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका क्या विकल्प सही होगा। तो साथियों यहाँ पर आपका विकल्प सही होगा तीसरे नंबर का। कौन सा भाई, तीसरे नंबर का, कि दोनों कथन ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। देखिए कथन तो सही है लेकिन आर ए की व्याख्या यहाँ पर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। दूसरा, 1878 में आर्म एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार
छीन लिया गया। तीसरा क्या है भाई, सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। चौथा, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ। तो यहाँ पर आपको गलत कथन पूछा था भाई, सही नहीं है तो गलत है। तो गलत क्या है भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि जो 1878 में आर्म एक्ट पारित किया गया था, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था, यही आपका गलत कथन है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 इंग्लिश वाले को हम हाइड करेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन कौन सा है, 43। ठीक है भाई, चलिए भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। घास के मैदानों के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन क्या है, ए, घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी, प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्ड्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। सी, वेल्ड्स में वनस्पति आवरण विरल है। या डी, वेल्ड्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए आपको ए बी सी डी 4 कथन है। अब विकल्प है भाई, विकल्प चयन करना है आपको। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी सभी सही है। दूसरा, ए बी और सी सही है। तीसरा, केवल बी सी डी सही है। चौथा, केवल ए सी और डी सही है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 43 का ऑप्शन नंबर 1। कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 की जो ए बी सी डी और यहाँ पर सभी के सभी विकल्प, चारों के चारों विकल्प बिल्कुल सही है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, पहला जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। साथियों ये आपका 42 था, सॉरी, हाँ मैंने 40 वो बता दिया, सॉरी 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 भाई, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये आपका 42 था, 42 था, 43 कर दिया मैंने। तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा भाई। गलत 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 बता दिया, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। केवल ए बी और सी सही है दोस्तों, ए बी और सी सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई उसके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है भाई, देखिए यहाँ पर भी ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, तो इसको इंग्लिश वाले को हाइड करना पड़ेगा भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अब पढ़ते हैं आगे क्या है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था। उत्तर मेरूर अभिलेख जो था, इसके अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था भाई। ऑप्शन आपका ए, ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। दूसरा, उसकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए। तीसरा, उसके पास अपना घर होना चाहिए। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। अब चार आपके स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके विकल्प हैं, पहला ए बी और सी, ए बी ए सी और डी। दूसरा, केवल ए। तीसरा, ए और बी। चौथा, केवल ए और डी। तो देखिए यहाँ पर आपका ये 43 नंबर का है, तो 43 का होगा भाई। एक क्वेश्चन पहला नंबर, तो वहाँ पर वो थोड़ा गलत बता दिया था भाई, तो सॉरी भाई उसके लिए। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, केवल ए सी और डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, ए सी और डी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो उम्र है ना, ये 25 से 70, ये आपकी 35 थी, 35 से 70, 35 प्लस होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जवाब गलत था, तो ऑप्शन नंबर ए सी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 43 का आपका पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भाई आपका, डैश डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए, बेदखली। दूसरा, सोपानिकी। तीसरा, विविधीकरण। या चौथा, असमानता। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, असमानता। क्या भाई, जो असमानता एक ऐसी स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं, तो वो होती है आपकी असमानता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 44 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए भाई, 45 निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पर इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं भाई, ये बताना आपको। कृषि पद्धति दी हुई है एक तरफ इनका वर्णन दिया हुआ है। तो ए में क्या है, निर्वाह कृषि। बी, गहन निर्वाह कृषि। और सी, स्थानांतरित कृषि। ठीक है साथियों, अब वर्णन है, कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब यहाँ पर इनको मिलान करना है।
ठीक है, तो देखिए भाई सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला आपका ए, बी और सी सभी, दूसरा ए और बी, तीसरा बी तथा सी, चौथा ए और सी। देखिए इनके आगे ये लिखा हुआ है, अब इनमें से ये बताना आपको कि ये निर्वाह कृषि यही होती है या नहीं, इसके ये सही है या नहीं, बी का आप और ये सही है या नहीं, सी के स्थानांतरित कृषि ये होती है या नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भाई 45 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और बी दो सही है यहाँ पर, केवल कौन कौन से, ए और बी दो सही है। सी क्या है, स्थानांतरित कृषि, ये व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये नहीं होता है। स्थानांतरित कृषि मतलब कृषि स्थानांतरित होती है, अभी कृषि की भूमि जैसे आज इस खेत पर कर ली, इस खेत को छोड़ करके अगले वर्ष उस खेत पर करी, तो वो स्थानांतरित कृषि होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ए और बी दोनों आपके कथन मिले हुए हैं कि निर्वाह कृषि वही होती है जो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। गहन के निर्वाह कृषि वही कि जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 42 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है भाई आपका, देखिए 46 दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ये आपका क्वेश्चन है 46। ठीक है भाई, ए क्या है, राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, यानी कि ब्रह्म समाज जो बनाया था, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी वो। आर क्या है, वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है भाई, आपने दोनों कथन पढ़ लिए। अब विकल्प में आपके पहला विकल्प है ए और आर दोनों गलत है, दूसरा ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है, तीसरा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, चौथा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 46 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, क्योंकि भाई वो यही मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है तो अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 आपका मैच का है भाई, देखिए मिलान करना है। 47 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी और सी डी यहाँ पर दिए गए हैं भाई, गृहपति, श्रेणी, अधिमई और अरिकामेडु, और इधर बी में दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, भूमिहीन मजदूर, स्वतंत्र कृषक, तटीय निवास और शिल्पकार। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से आपको छांटना है, पहले तो मिलाना है फिर आपको ऑप्शन छांटना है। तो हम बता देते हैं भाई, यहाँ पर आपका सही जवाब था ऑप्शन नंबर पहला, क्या भाई ऑप्शन नंबर 1 सही था। अब एक कैसे सही था वो देखते हैं भाई, पहले का दूसरा था, गृहपति क्या होता था, स्वतंत्र कृषक, ठीक है। दूसरा बी का चौथा, तो श्रेणी क्या होती थी आपकी, शिल्पकार की। सी का पहला है, अधिमई क्या होता था, भूमिहीन मजदूर। और आपका डी का बचा तीसरा, अरिकामेडु होता था आपका तटीय निवास। तो इस प्रकार से ये सही मिलान था, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही था भाई। ठीक है दोस्तों, 47 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन 48 क्या है भाई, देखिए निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, है ना। अभी आप पहला 5 अगस्त, दूसरा 5 मई, तीसरा 5 जून, चौथा 5 जुलाई। तो आपका 5 जून को मनाया जाता है, तो 48 का आपका 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए भाई चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 49 देखिए क्या कह रहा है भाई, साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है, कि भाई जो साझी संपत्ति संसाधन होते हैं उनके बारे में यहाँ पर क्या सही है। ऑप्शन पहला है ए, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, बी इन पर निजी कंपनी का स्वामित्व होता है, सी इस पर समुदायों का स्वामित्व होता है। देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं ऑप्शन, इसको और थोड़ा कर लेते हैं, हाँ अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए विकल्प क्या है भाई आपके, पहला केवल ए व सी, दूसरा केवल ए और बी, तीसरा केवल बी या चौथा बी व सी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 जो पहला विकल्प आपका वो बिल्कुल सही है कि केवल यहाँ पर ए और सी जो है, ए और सी, ए व सी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई 50, अगला क्वेश्चन आपका 50वां क्वेश्चन। देखिए 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है। भाई मानचित्र जो होता है उसका सही इस्तेमाल इनमें से सही इस्तेमाल किस लिए हो सकता है। ऑप्शन पहला है आपका, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु,
दूसरा, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु। तीसरा, इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु। या चौथा, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ाने हेतु। तो देखिए मानचित्र का जो सही इस्तेमाल हो सकता है वो हो सकता है आपका पहले ऑप्शन में क्या है भाई कि इतिहास में अलग अलग समय में होने वाले रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु यहाँ पर मानचित्र का सही इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 51, देखिए 51 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो हम इसका इंग्लिश का वर्जन ढक देते हैं भाई। चलिए पढ़ते हैं आपका 51। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ए है आपका, भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। बी, भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। सी, कपड़ों की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। डी, बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। अब देखिए आपका ABCD आपके 4 कथन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। विकल्प है आपके ए, एक केवल C और D, दूसरा केवल A, C और D, तीसरा केवल B, C और D, चौथा केवल A और B। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका दूसरा होगा आपका दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 51 का आपका दूसरा विकल्प सही होगा, A, C और D। कि भाई यहाँ पर A ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 52। देखिए कथन कारण का क्वेश्चन है 52। तो चलिए भाई 52 क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए क्या है, प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। आर, खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिणी अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। अब देखिए कथन ए और आर आपने पढ़ लिए, अब विकल्प का चयन करना है। पहला है दोनों ए तथा आर गलत है। दूसरा, दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा, दोनों ए और आर सही हैं लेकिन किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। चौथा, ए सही है किंतु आर गलत है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या भाई, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो यहाँ क्या होगा कि ए तो सही है लेकिन आर आपका जो कथन है वो गलत है। तो आपका 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है भाई, देखिए विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। जो डाइवर्सिटी होती है वो कुछ अलग और नया लेकर आती है। तो ऑप्शन है ए, सजातीय जनसंख्या के कारण। दूसरा, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। तीसरा, आनुवांशिक रचना के कारण। या चौथा, समानताओं और समान लक्षणों के कारण। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 होगा, आनुवांशिक रचना के कारण। किसके कारण भाई, आनुवांशिक रचना के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 53 का आपका ऑप्शन नंबर सॉरी भाई ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। किसके कारण भाई, विविधता की बात हो रही है ना, तो विविधता आपकी होगी संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है भाई आपका, देखिए 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी आपसे, लिख देते हैं भाई। आपका 54 है, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ए, निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। बी, वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ण हेतु। सी, वोट बैंक के रूप में राजनीति समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट रखने हेतु। अब देखिए यहाँ पर ABC 3 कथन है। अब आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है। क्या विकल्प है भाई, पहला B और C दोनों, दूसरा केवल A, तीसरा केवल B, या चौथा A और C दोनों। तो प्यारे साथियों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पर केवल B और B बिल्कुल सही है। कौन सा भाई, केवल B। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका 55। 55 देखिए भाई क्या है, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों में के संदर्भ में कथन A और R को पढ़िए। भाई जो औपनिवेशिक का भारत था उसमें विभिन्न कला के रूप में के संदर्भ में
यहाँ पर कथन है ए और आर, इनको पढ़ना है आपको और फिर सही विकल्प चुनना है। तो अभी कथन ए क्या है, औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण आर, इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। अब देखिए कथन ए और कारण आर दिया, पढ़ लिया आपने, अब सही विकल्प का चयन करना है। पहला आपका ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। चौथा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा 55 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या है भाई आपका, देखिए निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। जो भाई नवपाषाण युगीन स्थल थे पुरापाषाण युगीन स्थलों से किस प्रकार से भिन्न है, किन कारणों से भिन्न है। पहला आपका ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। दूसरा बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। तीसरा विभिन्न प्रकार की चीजों से बने कपड़े बुने जाते थे। चौथा पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 आपके यहाँ स्टेटमेंट थे। अब इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प है आपका केवल 1 2 और 4। दूसरा केवल 1 और 2। तीसरा केवल 1 2 और 3। चौथा केवल 1 और 4। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन सा, केवल 1 2 और 3 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चौथा आपका यहाँ पर भिन्न है, भिन्न नहीं है, इनकी विशेषताओं में से अलग है। तो पहला दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कौन सा भाई, 56 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। 57 देखिए भाई 57 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं भाई 57 नंबर का है ये। दिए गए अभिकथन ए एवं कारण आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। अभिकथन ए, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गईं। कारण आर, लोहा प्रगलक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था जिससे उनकी आय कम कर दी। देखिए कथन आर, ए और आर आपने पढ़ लिए। अब सही विकल्प का चुनना है आपको। पहला है ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो साथियों आपका यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा 57 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या भाई, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए भाई 58 क्या है आपका, 58, हाँ ठीक है भाई 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। भाई जो स्थानीय शासन होता है उसका चुना हुआ सदस्य कौन होता है। ऑप्शन ए वार्ड पंच, बी सरपंच, सी सचिव या डी वार्ड पार्षद। अब विकल्प आपको चुनने हैं ए बी सी डी में से। विकल्प पहला है केवल ए बी और डी। दूसरा केवल ए और बी। तीसरा ए और डी। चौथा केवल ए बी और सी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका 58 का होगा ऑप्शन नंबर 1 सही, केवल ए बी और डी। जो ए बी और डी है आपका, जो वार्ड पंच, सरपंच और पार्षद जो होते हैं वार्ड के, ये आपके चुने जाते हैं। ठीक है, जबकि जो सचिव होता है ये नियुक्त किया जाता है, ये सरकार के द्वारा, ये सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। भाई जो सचिव होता है सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, जबकि वार्ड सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद ये आपके चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। ऑप्शन आपका पहला 6 दिसंबर 1919। दूसरा 6 अप्रैल 1919। तीसरा 13 अप्रैल 1919। चौथा 15 अप्रैल 1919। तो प्यारे साथियों आपका यहाँ पर 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। क्या भाई, 6 अप्रैल 1919 को जो गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट का अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था, वो कहा था 6 अप्रैल 1919 को। तो 59 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, जब ग्रीनविच पर 1 अपराह्न यानी 1 PM हो गया का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा। ऑप्शन आपका पहला 9 अपराह्न तथा 5 पूर्वाह्न। दूसरा
5 अपराह्न तथा 9 पूर्वाह्न, तीसरा 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न, चौथा 5 पूर्वाह्न तथा 9 अपराह्न। तो साथियों यहाँ पर आप जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, 60 का आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि 9 पूर्वाह्न और 5 अपराह्न, की भाई एक अपराह्न हो रहा था ना, तो उसके 60 डिग्री पश्चिम और 60 डिग्री पूर्व में समय जो होगा 60 डिग्री पश्चिम में होगा आपका 9 पूर्वाह्न, कि 9 आपके सुबह के बजेंगे और पश्चिम में जाएंगे आप 60 डिग्री, तो 5 अपराह्न यानी 5 आपके शाम के बजे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सी टेट का जो दिसंबर 2024 का एसएसटी का पेपर था, तो ये आपके 30 क्वेश्चन करा दिए हमने 31 से 60 तक, ये पार्ट ए में करा दिए हैं। अब इसका पार्ट अगला भी आएगा कि भाई आपके जो 60 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छे से आपको समझाया भाई, सभी उत्तर बताए हैं, या जो सभी उत्तर हैं वो आपके सी टेट की जो ऑफिशियल आंसर की आती है उससे मैच है भाई। किसी कोई भी आपका आंसर अपने मन से नहीं बताया गया है, जो भी आंसर बताया गया आपको सी टेट की वेबसाइट से, जो आपके सी टेट आयोग ने माना था फाइनल आंसर की में, वही आंसर आपके साथ शेयर किए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सी टेट एग्जाम में ये बहुत ही हेल्प कर सकते हैं भाई क्वेश्चंस, तो आप इनको जरूर पढ़कर जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए भाई मिलते हैं ऐसी ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।